अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ENG 5 to 4 फाइनल टर्म सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 32 CDA एंड एजुकेशनल डिस्कोर्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इंट्रोडक्शन टू CDA एंड एजुकेशनल डिस्कोर्स टॉपिक 1। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है कि CDA का जो रिलेशन है ना वो एजुकेशन से क्यों है और कैसे है। अब CDA जो है ना उसने एजुकेशनल रिसर्च में जो है वो पॉपुलैरिटी कैसे हासिल की। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है, एजुकेशनल फील्ड में जो CDA है ना, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है, उसका यूज़ जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ हुआ है। रोजर्स 2005 के मुताबिक ये कहते हैं कि 1983 से 2005 तक सिर्फ 46 आर्टिकल्स पब्लिश हुए जो कि CDA और एजुकेशन से ना रिलेटेड थे। अब लेकिन सिर्फ 8 सालों में क्या हुआ, 2005 के बाद के 257 आर्टिकल्स पब्लिश हुए। ठीक है, यानी रिसर्च को ना ट्रेंड तेज़ी से, जो रिसर्च है ना उसका ट्रेंड क्या हो रहा था, तेज़ी से बढ़ने लगा था। ये आपने याद रखना है कि कितने आर्टिकल्स कब हुए थे और फिर कब तेज़ होने लगे थे और किसने कहा था। अगर हम बच्चों हम यहाँ पर देख लें कि जो है ना एजुकेशनल रिसर्च है वो किस किस चीज़ पर हो रही थी CDA के थ्रू, तो रिसर्चर स्कूल्स के अंदर और बाहर के एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को एनालाइज कर रहे थे, जैसे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्लासरूम इंटरेक्शन, टेक्स्ट बुक और चिल्ड्रन लिटरेचर्स, उसके बाद एजुकेशनल पॉलिसी, ये सब कुछ वो स्टडी कर रहे थे। ठीक है, अब अगर हम पढ़ लें, और मीडिया में ना एजुकेशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये सब CDA के टूल्स के ज़रिए एनालाइज किया जा रहा था। अब ये जो रिसर्च है ना ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं हो रही थी, बल्कि ऊपर आप देख लें यूरोप, लैटिन अमेरिका, अभी जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया ना उसी के ऊपर लिखा हुआ है। ये इन हर रीजन के रिसर्चर्स ये देख रहे थे कि एजुकेशन जो है और लैंग्वेज है ये दोनों किस तरह से पावर स्ट्रक्चर्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, अब जो CDA के जो फेमस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हैं वो कौन से हैं, तो फेमस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हैं फ्रीक्वेंटली रेफर्स CDA फ्रेमवर्क आर दोज एसोसिएटेड विद गी फेयर क्लॉ वैन डिजिक। ये है हमारे पास जो फेमस है ना, गी फेयर क्लॉ वैन डिजिक है। अब इन सब का फोकस किस चीज़ पे था, लैंग्वेज पे था, उसके बाद पावर पे था और सोशल कंट्रोल पे था। अकॉर्डिंग टू रोजर्स द मेजोरिटी ऑफ CDA वर्क्स इन एजुकेशन इन द पास्ट डिकेड्स हैज फोकस ऑन द बॉटम अप फोर्स। रोजर्स के मुताबिक जो पास्ट डिकेड्स में CDA रिसर्च ने ना बॉटम अप फोर्सेस पर ज़्यादा फोकस किया है, यानी कि टीचर्स और लर्नर ने कैसे क्लासरूम में ट्रांसफॉर्मेशन, टीचर्स और लर्नर जो है वो कैसे क्लासरूम में ट्रांसफॉर्मेशन लाए, यानी कि ना सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स के ना पॉजिटिव चेंज एफर्ट को हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अगर आप जो लास्ट आपकी फोर्थ लास्ट लाइन है वो अगर आप देखें तो यहाँ पर ना एंटी रेसिज्म और पावर क्रिटिक्स का एंगल था, यानी कि रिसर्च ने ये भी हाईलाइट किया है कि एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में ना रेसिज्म और एंटी रेसिज्म किस तरह लैंग्वेज के ज़रिए ऑपरेट करते हैं। एक स्टडी में ना इंटर रेशियल अलायंस दिखाई गई टीचर एजुकेशन स्टूडेंट्स के दरमियान, जो ये बताती है कि जो CDA है वो सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं देता बल्कि कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन भी सुजेस्ट करता है। अगर हम इस अपने टॉपिक को रिवाइज करें तो ये है कि जो CDA है ना इन एजुकेशन ये समझाता है कि स्कूल्स, टेक्स्ट बुक, टीचर्स और मीडिया सब के ज़रिए किस तरह ज़बान का यूज़ पावर को या तो प्रोमोट करता है या फिर चैलेंज कर देता है। ठीक है, टॉपिक 1 हमारे पास ये था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डी रिकंस्ट्रक्टिविस्ट ओरिएंटेशन टूवर्ड्स CDA। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, यानी कि डी जो है डी कंस्ट्रक्टिव है और रिकंस्ट्रक्टिव है। तो आज हमने ना CDA की डी कंस्ट्रक्टिविस्ट और रिकंस्ट्रक्टिविस्ट दोनों साइड्स को इस टॉपिक में समझ रहे हैं। CDA जो है ना वो अक्सर पावर और डोमिनेशंस के खिलाफ ना क्रिटिक करता है। ये मैंने आपको लेसन नंबर 25 या 6 में ये समझाया था कि क्रिटिक का क्या मतलब होता है, लेकिन क्या ये सिर्फ मतलब कि तोड़ता है, नहीं, ये बनाने में भी काम करता है, कंस्ट्रक्ट करने में भी काम करता है, यानी CDA का रोल नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों होता है। अब अगर हम यहाँ पर देख लें कि CDA का फोकस जो है वो हिस्टोरिकली क्या है, तो मार्शिन जो है ना वो हमें यहाँ पर बताते हैं 2004 में कि वो कहते हैं कि CDA में ना ज़्यादा फोकस क्या है, पावर के जो ऑप्रेसिव यूज़ पर है, लोगों पर की गई डोमिनेंस और इनजस्टिस पर है, मीडिया पॉलिटिक्स और न्यू लिबरल सिस्टम ने किस तरह लोगों को कंट्रोल किया, इस चीज़ पर है। लेकिन ज़रूरत है कि हम देखें कि कैसे डिस्कोर्सेस से लिबरेशन और जस्टिस भी कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। ठीक है, अब जो फोकाल्ट का नज़रिया है ना 1980 में, वो क्या कहते हैं कि पावर हर जगह है, ये सिर्फ अच्छी या बुरी नहीं होती बल्कि चीज़ें प्रोड्यूस भी करती है, यानी सिर्फ पावर जो है वो रिप्रेस नहीं करती बल्कि नॉलेज, प्लेयर और डिस्कोर्सेस भी बनाते हैं।
ही बिलीव दैट पावर ट्रावर्स एंड प्रोड्यूसिंग थिंग्स, जो पावर क्या है वो एक प्रोडक्टिव नेटवर्क है। उसके बाद फेयर क्लो ने भी यही कहा कि पावर का अमल जो है ना वो डिस्कोर्सेज के थ्रू होता है, सामने भी, अंदर भी और पीछे भी। अगर हम बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लें वेंट डिजी की, तो सीडी किस चीज़ पे फोकस करता है, ऑन द वे सोशल पावर, के पावर का मिस यूज, इनइक्वालिटी का रेपिटेशन और रेजिस्टेंस थ्रू टेक्स्ट एंड टॉक। और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का क्लियर पोजीशन होता है कि वो इनजस्टिस को रेजिस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ल्यूक 1995 में क्या कहते हैं कि ल्यूक ने कहा कि जो सीडी है ना वो सिर्फ तोड़ने वाला अमल नहीं है बल्कि बनाने वाला भी हो सकता है। ठीक है, एम्फोसाइज ऑन द पोटेंशियल ऑफ द सीडी टू ऑपरेट बोथ डीकंस्ट्रक्टिविज्म और कंस्ट्रक्टिवली, के तोड़ना नहीं बल्कि बनाने का अमल भी हो सकता है। इसलिए हम दो डायमेंशंस को समझते हैं। पहला हमारे पास कौन सा है, डीकंस्ट्रक्टिविस्ट, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव टर्न। अब कंस्ट्रक्टिव टर्न है पॉइंट की बात करें तो वो हमारे पास है डीकंस्ट्रक्टिव टर्न। तो ये एनालिस्ट इलस्ट्रेट हाउ सिस्टमैटिक asymmetries of power and resources between speakers and listeners can be linked to be production and reproduction of political and economic interest। यानी कि जहाँ एनालिस्ट ये दिखाते हैं कि क्या करते हैं, ये इलस्ट्रेट करते हैं कि कैसे पावर और रिसोर्सेज का इम्बैलेंस होता है, किस तरह पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाते हैं। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट टर्न जो है वो क्या है, ये दिखाता है कि सीडी के जरिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और लोगों में एजेंसी डेवलप होती है। लोग समझने लगते हैं कि टेक्स्ट उनको कैसे जो है ना वो कैसे पोजीशन करता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन जैसे क्लासरूम पॉलिसीज़ में ना जो पावर रिलेशंस हैं उनको समझ के ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। फिर यहाँ हमारे पास है ब्लूम्स एंड ये जो दूसरा है टालवाल का 1997 में, इन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया। इनका कहना है कि सीडीए सिर्फ टॉप डाउन ऑपरेशन तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, पावर की ब्रॉडर डेफिनेशन होनी चाहिए, लोग भी पावर क्रिएट करते हैं। ठीक है, इनका ये कहना था। उस एजेंडा 2004 के बाद ना क्या शिफ्ट आया, रिसर्चर्स ने रिकॉन्स्ट्रक्टिव एजेंडा को प्रमोट करना स्टार्ट किया। मार्शियन 2004 में कहते हैं, इन्होंने ना इसे कहा कि पॉजिटिव डिस्कोर्स एनालिसिस, यानी कि पीडीए, मार्शियन ने इस चीज़ को कहा। अब पीडीए का मतलब है कि ये देखो कि लोग किस तरह पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं और किस तरह से वो पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो बार्टलेट है ना 2012 में, वो क्या कहते हैं कि wrote that PDA might be viewed as a critical approach, कि PDA एक क्रिटिकल अप्रोच है लेकिन इसका फोकस होता है सॉल्यूशंस पर, प्रॉब्लम्स पर नहीं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने क्या पढ़ा, डीकंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिविस्ट। डीकंस्ट्रक्टिव यानी कि जो सीडीए है वो डीकंस्ट्रक्टिव भी है जहाँ पे ना ये इनजस्टिस को एक्सपोज करता है, और कंस्ट्रक्टिव भी है जहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ और सॉल्यूशन सजेस्ट करता है। आजकल के ज़माने में ना बहुत एस्पेक्ट्स ज़रूरी हैं, डीकंस्ट्रक्टिव भी और दूसरा भी। ठीक है, टॉपिक 3 के बारे में अगर हम बात करें, सीडीए इन एजुकेशनल रिसर्च। अब ये इसमें ना कुछ बैकग्राउंड रिसर्च हैं तो वो हम देख लें। अब रोजर्स जो है ना 2016 में विद हर कुलीग से कंडक्टेड रिव्यू ऑफ सीडीए। जो रोजर 2016 और उसकी टीम है ना, उन्होंने एक डिटेल रिव्यू किया। टाइम पीरियड कौन सा था, 2004 से 2012 तक था, और उसका पर्पस क्या था कि एजुकेशनल रिसर्च में सीडीए का पैटर्न समझना। इसका टोटल स्कोप यहाँ पर बताया गया है कि 3 साल की सीडीए रिसर्च का कंबाइंड एनालिसिस था। फिर यहाँ पर है कि जो रिसर्चर्स हैं ना, उन्होंने 5 बड़े डाटाबेस चूज़ किए थे। ये लिखे हुए हैं OCLC, MLA, ये आपने ना इनके फुल फॉर्म भी याद रखने हैं। OCLC है, उसके बाद APA है, बिब्लियोग्राफी, MLA है, वेब ऑफ साइंस है। अब यहाँ पर जो की फाइंडिंग्स थी ना वो क्या हुई थी, वो ये थी कि जो फाइंडिंग 1 क्या थी कि वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फाइंडिंग्स वाज अ टेंडेंसी। फाइंडिंग 1 क्या थी कि एजुकेशनल रिसर्च का जो रिकंस्ट्रक्टिव ओरिएंटेशन है वो ज़्यादा कॉमन था। 66% स्टूडेंट्स ने ट्रांसफॉर्मेशन और लर्निंग डिस्कोर्स को प्रमोट किया। फाइंडिंग 2 क्या थी कि 34% स्टूडेंट्स ने रिकंस्ट्रक्टिव अप्रोच लिया, और यानी वो टेक्स्ट को ना डिकंस्ट्रक्ट यानी कि वो ना टेक्स्ट को बताते हैं कि कैसे इनइक्वालिटीज़ रिप्रोड्यूस होती है। टेक्स्ट को तोड़कर बताते हैं कि कैसे जो है ना वो इनइक्वालिटीज़ रिप्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स पढ़ लें योंग 2009 की, तो ये क्या है कि योंग ने ना एक चिल्ड्रन पीरियोडिकली का सीडीए किया था, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस किया था। किसका, योंग ने किया था, और एक चिल्ड्रन पीरियोडिकली का सीडीए किया था। और कब किया था, 2009 में किया था। ये जो मैगजीन है ना, ये बच्चों के लिए पॉजिटिव और इंस्पायरेशनल कंटेंट पब्लिश करती थी। सीडीए अप्रोच जो है ना वो इसमें क्या है कि इसने ना मर्ज किया कॉन्सेप्ट फ्राम फोकाल्ट से, वेन डिजिक से, और जो है क्लीन है ये। योंग ने देखा कि टेक्स्ट में ना रेस, क्लास और पॉलिटिक्स का डिस्कोर्स है वो छुपे हुए हैं। काउंटर नैरेटिव जैसे कि मुतबादिल जो कहानियाँ हैं ना उसको प्रमोट की जा रही हैं, और जो रेशियल प्राइड, लैंग्वेज और कल्चर को ना डिवेल्प करती हैं लर्नर्स में। अब यहाँ पर अगर हम रोल देख लें वेन डिजी का, तो रोल क्या है कि
जो है ना वैन डिजिक के मुताबिक सीडीए ये समझने में मदद करता है कि कैसे नॉलेज और स्ट्रक्चर इंटरेक्ट करते हैं, ओपिनियन और मेमोरी बाइस्ड होती हैं, डिस्कोर्सेज किस तरह से डोमिनेशन और वाइट प्रिविलेज को रिप्रोड्यूस करती है। आयरिस की अगर हम 2005 में एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो आयरिस ने यूएसए की एक कंपनी कॉलेज पर रिसर्च की जिसका उसका क्लेम था कि ये कॉलेज एक जगह है जहाँ क्लास बेस्ड इनइक्वालिटीज़ रिप्रोड्यूस होती हैं। ये इनइक्वालिटी जो है वो कैपिटलिज्म की अंडर लाइफ को स्ट्रक्चर करती हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का जो कंक्लूडिंग है वो ये है कि जो देयर हैव बीन सेवरल रिसर्च इन रिसर्च एरिया विद कनेक्टेड क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस विद एजुकेशन, ये यानी कि आजकल की जो रिसर्च है सीडीए को एजुकेशन के साथ लिंक करती जा रही है। रिसर्च सिर्फ जो है वो इंजस्टिस एक्सपोज नहीं कर रहे हैं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशनल और एम्पावरमेंट भी स्टडी कर रहे हैं। और सीडीए से हम समझ पाते हैं कि टेक्स्ट, इमेजेस, लेआउट और नैरेटिव्स का क्या असर होता है। उसके बाद अगर यहाँ पर देख लें हम क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस कौन से बन रहे हैं इस चैप्टर में हमारे कि जो है ना रोजर्स है उसने रोजर 2018 के मुताबिक क्या हुआ था कि ज़्यादातर जो सीडीए स्टडीज़ है वो किस चीज़ पर फोकस करती थी, तो इसके मुताबिक बॉटम अप यानी टीचर्स और स्टूडेंट्स के रोल पे फोकस करती थी। फिर है कि किस किस फील्ड का रिसर्च सीडीए का यूज़ करते हैं, तो पॉलिटिकल और ये जो सोशियोलॉजी और लीगल स्टडीज़ ये हमने पढ़ी है, ये सारी कुछ टॉपिक 1 में से हमारे बन रहे हैं, और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी और लीगल स्टडीज़। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि वो जो डी और रिकंस्ट्रक्टिव ओरिएंटेशन वाला है कि डीकंस्ट्रक्टिविज्म और रिकंस्ट्रक्टिव अप्रोच में क्या फ़र्क है। डीकंस्ट्रक्टिव अप्रोच पावर और इनइक्वालिटी को समझता है, जबकि रिकंस्ट्रक्टिव अप्रोच ये दिखती है कि कैसे डिस्कोर्स से पॉजिटिव चेंज और एजेंसी पैदा होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर है हमारे पास पीडीए का एक वर्ड था, सीडीए का वर्ड था, उसके बाद सीडीएस है, इस तरह के जो वर्ड हैं, और फिर वो जो हमारे पास वो दी हुई थी एमएलए और वो सारी वो अपनी याद रखनी है। पीडीए क्या है कि पीडीए का मतलब है कि उन डिस्कोर्सेज को एनालिसिस जो लोगों को एम्पावर करते हैं और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि सॉल्यूशंस भी दिखाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एंड पे हमारे पास ये अपने जो 2 यूनिट थे ये कर लेने हैं, और जो वो कंस्ट्रक्टिव, डिकंस्ट्रक्टिव और रिकंस्ट्रक्टिव था। ठीक है, ये आपने करना है। बस यही था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 33 के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।